अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, हफ्ता एहतजाज का आगाज़ हो चुका है। इस हफ्ते के आखिर तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना बड़ा एहतजाज करने जा रही है। तमाम तर फोकस मेरे ख्याल में इस हफ्ते सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज की तरफ होगा। क्या यह एहतजाज सक्सेसफुल होगा, नहीं होगा? माजी के जो एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए हैं, इनके मुखालफिन इनको ताने देते हैं कि जनाब ये फ़ाइनल कॉल आप हर दफ़ा ही फ़ाइनल कॉल करते हैं, ये फ़ाइनल कभी होती ही नहीं है। और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि जनाब आपको तो खुद नहीं पता आपने करना क्या है। यह एहतजाज पे जब आप आएंगे, आपने धरना देना है, तो उसके बाद आगे का आपका प्लान क्या है। मैंने कुछ 4-5 मुख्तलिफ चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से निकाली जो लग ये रहा है कि इनके लिए प्रॉब्लमैटिक बन सकती हैं। नंबर 1, एक तो MNAs और MPs के हवाले से मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स ने इसको रिपोर्ट किया है कि जो उनको टारगेट्स दिए गए हैं 5000 अफराद छोटे शहरों से, 10,000 अफराद बड़े शहरों से, उसके हवाले से MNAs और MPs जो हैं वो कुछ हद तक परेशान है कि ये नंबर्स किस तरह पूरे करेंगे, क्योंकि सिर्फ उनको उठा के अपने अपने शहरों से इस्लामाबाद नहीं लाना, इनको लाना है, बिठाना है, बसाना है, सुलाना है, खिलाना है, ये सब कुछ करना है। तो क्या इतनी बड़ी क्वांटिटी को संभाला जा सकेगा या नहीं संभाला जा सकेगा? नंबर 2, पैसों का मसला। आखिर इसको फंड कौन करेगा, किस तरह फंड किया जाएगा? इतनी बड़ी तादाद में अगर आप ये बात कर रहे हैं कि हम लाखों की तादाद में लोग लाने लगे हैं, तो उन लाखों लोगों को फंड कौन करेगा? क्या वो अपने बलबूते के ऊपर ही सारा एहतजाज आगे लेके चलेंगे? नंबर 3, जिसका मैंने थोड़ा सा पहले भी जिक्र किया कि प्लान क्या है। आ गए, इतवार वाले दिन आ गए, आके बैठ गए। लास्ट टाइम 14 अगस्त को 2014 में जब धरना शुरू हुआ था तो यही कह दिया गया था कि बस हम इधर ही हैं, तब तक नहीं जाएंगे जब तक हुकूमत नहीं जाएगी। क्या कुछ ऐसा ही अल्टीमेटम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मरतबा भी देने लगी है कि तब तक नहीं जाएंगे जब तक हुकूमत नहीं जाएगी? नंबर 4, आज इस्लामाबाद की इंतजामिया ने दफ़ा 144 2 महीने के लिए एक्सटेंड कर दी है और 5 से ज़्यादा अफराद जो है उनको असेंबल होने के ऊपर उनकी पाबंदी लगा दी गई है। तो क्या इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी कर पाएगी? और अगर अरेस्ट वगैरह हुए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि इनको यह भी कह दिया गया कि अगर आप अरेस्ट हुए तो ये भी आपकी जिम्मेदारी होगी, इसके लिए भी आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। नंबर 5, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कई ऐसे अफराद भी शामिल हैं जिनके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं पार्टी के अपने अंदर से कि वो दोनों साइडों से खेल रहे हैं। अब वो लोग कौन कौन हैं मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन ये हकीकत है कि PTI के बहुत से धड़े जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर ये इल्ज़ामात लगाते हैं। तो इन तमाम मसाइल का हल जो है वो आखिर निकलेगा किस तरह, इस पर डिटेल से बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। मुस्लिम लीग नून से राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लेकर आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर खान झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तैमूर साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। और हमारे फेवरेट हमारे भाई सीनियर तजियाकार इरशाद भट्टी साहब। सबसे पहले झगड़ा साहब, मेरे ख्याल में आपसे ही आगाज़ करते हैं कि इस सारी सूरत हाल में ये जो मैंने पिन पॉइंट किया है, किस तरह मसाइल हल होंगे, क्या प्लान क्या? सबसे पहले प्लान तो बताएं, मुझे तो प्लान ही नहीं पता। यही पता है कि ये आप लोग धरना देने आ रहे हैं बस। मंसूर, जब एक इतनी चैलेंजिंग तहरीक चलती है तो उसमें शायद कल के सारे जवाब नहीं होते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल में जो गोल्स हैं, जो मिशन है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो बिल्कुल क्लियर है। अगर उससे आप डिसएग्री करते हैं, कोई डिसएग्री करता है तो वो बता दे। अच्छा, पहली चीज़, इलेक्शन जो हुआ था उसका जो असल मैंडेट है वो सामने आए। इलेक्शन, सो फर्स्ट इज इलेक्शन जी। दूसरी चीज़ कि जो आइन की म्यूटिलेशन हुई है, ठीक है, ये 26वीं तरमीम के बाद, ठीक है, जिसके बाद कोई और रास्ता नहीं रह गया सड़क के अलावा ना, ओके, ठीक है। आपने सुप्रीम कोर्ट जो है वो ब्लॉक कर दिया। आप जो है वो जहाँ पे एक पत्ता भी हिलता है आप वहाँ पे पत्तों के खिलाफ दफ़ा 144 लगा देते हैं, राइट? ये कोई तरीका नहीं है। तो इन दी एंड जो है आप वाहिद तरीका जो लोगों के लिए छोड़ रहे हैं वो प्रोटेस्ट का। और तीसरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स, यहाँ पे हर चीज़ कैद हो जाती है। खान साहब की बात सिर्फ नहीं है, हमारे कितने प्रिजनर्स हैं। आज मैं पंजाब पुलिस की एक वीडियो देख रहा था, मैंने एग्जैक्ट लोकेशन नहीं की, लेकिन मेरे ख्याल में कोई बच्चे जो है वो कई पैम्फलेट्स इमरान खान के ये 24 नवंबर के वो कर रहे थे, उनको हथकड़ियों में जो है वो किया था। बाकी आपने अगर वो वीडियो देखी आप वेरीफाई कर दें। ये तो छोड़ दें, जब इस हद पे आ गए कि हम काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे कि वो VPN पे शरई जो है वो बयानात दे दें, तो मेरे ख्याल में जब हम इस्लाम को फ्री स्पीच की सप्रेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो मेरे ख्याल में पूरे मुल्क को उठना। और उसमें मैं राना एहसान साहब को एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ,
सर इनका YouTube चैनल तो जो है वो अनब्लॉक कर दो। नहीं उसको छोड़ना। ये तो प्रो पीटीआई भी हमारे सपोर्टर्स नहीं इसको समझ। नहीं छोड़े, खैर वो आई डोंट वांट टू यूज दिस प्लेटफॉर्म टू एक्चुअली, मैं आपके लिए बात नहीं रहने दें, इट्स ऑल राइट। खैर है वो, इससे बहुत बेहतर हो गया कि कम से कम हमारे पे ये इल्जाम नहीं लगते जनाब फलां जमात के साथ हैं, फलां जमात के साथ हैं। सारी जमातों को हमारे साथ मेरा शक खत्म हो गया। इट्स ओके, चलें, इट्स ऑल राइट। लेकिन एक इशू जिस पे मैं एक्चुअली माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, अज़मा बुखारी साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने डायरेक्टली खान साहब से एक मुतालबा किया है। आई वांट यू टू लिसन टू इट और फिर ज़रा उसका जवाब दीजिएगा। सुनिए अज़मा बुखारी साहब क्या कहनी थी आज। मेहरबानी करें और सबसे पहले जिहाद का ऐलान करवाएं कासिम, सलमान और टेरियन के साथ। बुशरा बीबी टेरियन की उंगली पकड़ें और औरतों के मार्च को जो है वो लीड करें और इधर से कासिम और सलमान निकले। अली अमीन गंडापुर की एक साइड पे कासिम हो, एक साइड पे सलमान हो, पीछे कौम के बच्चे हो और फिर लेके आए उनको मरने मारने के लिए और जिहाद और अल जिहाद के नारे लगाते हुए आए। हमें क्या एतराज है, करें फिर। तो नाज़रीन ये आपने गुफ्तगू सुनी। अज़मा बुखारी साहब का ये कहना है कि जनाब बाकियों के बच्चों को बुला रहे हैं तो खान साहब के बच्चों को भी बुलाएं, वो भी आके एहतजाज करें सबके साथ। ये स्टूपिड बातें हैं। आई एम सॉरी, इमरान खान के बच्चे जो है वो बड़े बाहर हुए, हमारे सारी लीडरशिप जो है वो बाहर होगी। मैं जब 24 को निकलूँगा और अपने वर्कर्स को कहूँगा कि कुछ हमारी बाउंड्रीज हैं और वो बाउंड्रीज हैं पुरअमन प्रोटेस्ट की। अच्छा, हुकूमत ने जितने कानून तोड़ने हैं वो तोड़ दे। नहीं, इसमें आपने कहा ना पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई के हवाले से, आप खान साहब को पॉलिटिकल प्रिजनर्स समझते हैं? बिल्कुल है ना? हाँ, तो फिर यूनाइटेड नेशन समझता है। नहीं, यूनाइटेड नेशंस तो नहीं समझता, उनका एक वर्किंग ग्रुप समझता है जो जिसकी रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस की सेक्रेटरी जनरल ने एंडोर्स की है। एंडोर्स सर, दो मुख्तलिफ चीजें, एक रेजोल्यूशन पास होना और एक और चीज है। खैर मेरा सिर्फ सवाल यह है कि बुशरा बीबी भी पॉलिटिक्स में नहीं है ना जी, लेकिन वो आपकी मीटिंग्स को हेड कर रही हैं, तकरीर करती हैं, सब कुछ करती हैं। तो खान साहब के यहाँ पे ये सवाल इसलिए हो रहा है कि जब औरों के बच्चे आ रहे हैं, औरों के बच्चे सड़कों पर आएंगे, खान साहब के अपने बच्चे भी तो आए ना, फिर वो भी तो आके सारा इस म्यूजिक को फेस करें। यार हमारी सारी लीडरशिप जो है वो फेस कर रही है। यहाँ तक आपने बुशरा बीबी का कहा, उन्होंने एक पैगाम रिले किया जहाँ पे फैमिली मेम्बर्स को इतना हक ज़रूर हासिल होना चाहिए। Exactly my point. इतना हक ज़रूर हासिल होना चाहिए कि वो जो है वो किसी फैमिली मेम्बर के लिए, यहाँ पे हम एक शौहर के और एक भाई की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए वो आवाज़ उठाएं, वो अंदर जेल जाते हैं, वो पैगाम लाते हैं। अगर वो इस पॉलिटिकल तहरीक में हिस्सा लेना चाहते हैं, दे आर वेलकम। बुशरा बीबी आएंगी? ये मुझे नहीं पता ना, मैंने पूछा है कि बुशरा बीबी आएंगी, अलीमा खान साहब आएंगी, ये भी मंसूर मेरा काम नहीं है। मैं पॉलिटिकल पार्टी में हूं, मेरा आना बनता है। अगर मैं अपने वर्कर्स को कह रहा हूं, इसी तरह हर जो हमारा MPA है, MNA है या विजिबल लीडर है, उसका आना पड़ता है। मैं जो है वो चूंकि आपकी जो पेशावर में कि आप आ रही है कि नहीं आ रही, भाई मैं क्यों क्वेश्चन करूं? शी इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर पार्टी। She is giving a speech over there. Wife. She deserves respect as इमरान खान्स wife. उनका कल भी पॉलिटिकल रोल नहीं था, आज भी एक पॉलिटिकल रोल नहीं है। आई डोंट नो कि अगर कोई उनकी इनफॉर्मल मीटिंग्स कोई छोटे लीडरशिप ग्रुप से हुई है या नहीं, उनमें मैं नहीं, आप लोगों के साथ नहीं हुई। उन्होंने जो है इमरान खान का मैसेज रिले किया, which I think was perfectly legitimate. ठीक है राना साहब, ये तो आप बड़ी अजीब बात लगती है, दफा 144 2 महीने के लिए लगा दें, लाखों का मजमा लाने लगे हैं वो। आप किस किस को पकड़ेंगे इस बात पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि इनका मकसद क्या आने का। जब ये कहते हैं कि हमने कफन बांध लिए हैं और कहते हैं कि जनाजे पढ़ाए जाएंगे, डू और डाई है, लास्ट कॉल है, और फिर जिस तरीके से ये धमकियाँ अमेज़ बातें करें, इससे तो ये तय है कि ये तसादुम चाहते हैं। और फिर जो इनकी जो डिमांड्स हैं, जिसके अंदर इनका है कि इलेक्शन जो है वो इसका हमारा मैंडेट दें, वो भी अदालतों ने देना है। फिर इनकी डिमांड है कि आईनी अमेंडमेंट को वापस लिया जाए। भाई वो तो पार्लियामेंट ने 2/3 से पास कराई है, वो भी वापस नहीं हो सकती। और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ करें, खान साहब को रिलीज़ करें, वो भी अदालतों के मामलात हैं। तो ये तीनों मांगे ऐसी हैं जो कि अभी से ही रिजेक्टेड है। इसके ऊपर अभी से रिजेक्टेड है, इस पे कुछ भी नहीं हो सकता। ना करें इस तरह, ये ना कल को आपको यूटर्न लेना पड़ेगा। नहीं देखिए, इतनी कंफर्म बात ना करें। नहीं, मेरे ख्याल से यूटर्न नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो ये खुद जमात तकसीम का जो है वो हिस्सा है। आपने कहा 144 लगाने की क्यों वजह पड़ी? देखें, वजह यही पड़ी कि जब आप ऐसी धमकियां मेज बातें करेंगे तो आप पुरअमन तो एहतजाज नहीं करने आ रहे ना। और फिर इनकी जो तारीख है, जब वो आप निकाल के देख लें, रेडियो पाकिस्तान पे हमला, फिर उसके बाद 9 मई पे 10 फौजी तंजीमात पे हमला, फिर उसके बाद आप जो इस्लामाबाद में जलाओ घेराव किया, और
नहीं, मैं 9 मई की बात कर रहा हूँ। क्या हुआ 9 मई? नहीं, 9 मई को भी फौजी तनसीबात को इन्होंने जो जलाया गिराया, तो आज 18 तारीख है नवंबर की, उसमें तो कोई भी मुजरिम नहीं है। नहीं, अभी नहीं है, लेकिन वो देखें, मैं आपको इनके वायलेंस की तारीख बता रहा हूँ जो सब पूरी कौम ने विटनेस किया ना। मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तो प्रोसिक्यूशन पे शक है, मुझे प्रोसिक्यूशन पे शक है, क्योंकि आप खुद लॉ को बड़ा अच्छी तरह जानते होंगे। इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, वो आप ठीक कह रहे हैं। माय सिस्टम सेज इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। लेकिन हमें ये देखें, वो तो पेट्रोल बम भी जो है उस पर भी सजा नहीं हुई जो उन्होंने पेट्रोल बम मारे थे, और जबकि खान साहब ने एडमिट भी किया कि हमने 9 मई को तो नहीं मारे थे, हमने तो पहले मारे थे। लेकिन नहीं, ये चीजें आपने देखी हुई है ना, तो हमने एज ए टेलीविजन एंकर सिटिंग ऑन अ नेशनल टेलीविजन, कैन आई एक्यूज एनीवन? क्या मैं किसी को इस बात पे कह दूं तुमने किया है ये, जब तक मुझे कोर्ट ऑफ लॉ मुझे कोई डिसीजन ना दे मेरे हाथ में? सिंपल नहीं होता ना। अब हुकूमत ने अगर तैयारी करनी है और हुकूमत तैयारी ना करे और यहाँ कोई तसादुम हो जाए, किसी की हलाकत हो जाए, कोई दहशतगर्दी का हमला हो जाए, तो हमने तो इन सारी चीजों को केटर करके प्लानिंग करनी है ना। तो इस वजह से हमने 144 लगाया। हमें इनके एजाइम ठीक नहीं लग रहे। हमें लग रहा है कि ये लड़ाई झगड़ा करने आ रहे हैं, यहाँ तोड़फोड़ करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो उसके मुताबिक हुकूमत तैयारी कर रही है। भट्टी साहब, ये जो पॉइंट इनका है कि जी माजी इनका बड़ा ख़राब है, माजी में बहुत कुछ ऐसा करते हैं, तो इसकी वजह से हुकूमत सावधान है जैसे कहते हैं ना, तो इसलिए अपनी इन्होंने पूरी तरह तैयारी की हुई है, तो वैलिड है सर ये फिर इनका ये पॉइंट? अच्छा, पहली बात तो मैं खज़मा बुखारी साहबा के साथ जाऊंगा कि उन्होंने जो कहा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी अपने बच्चे लाएं, क्योंकि नवाज शरीफ जब मुस्लिम लीग का इhtजाज हुआ, नवाज शरीफ साहब के सारे बच्चे सफ़े अव्वल में थे, शहबाज शरीफ साहब के सारे बच्चे सफ़े अव्वल में थे, और खज़मा बुखारी साहबा के बच्चे भी इhtजाज में शरीक थे, तो लिहाजा अब इनको भी होना चाहिए। यानी बात करते हुए भी इनको कोई नहीं होता। भाई हसन नवाज और हुसैन नवाज तो पतली गली से निकल गए थे जब उनका मेन गवाही का वक्त आया था। सलमान शहबाज तो लंदन बैठे हुए थे। ख्वाजा असद साहब के तो अल्लाह उनके बच्चों को सेहत दे, हमें तो पता ही नहीं है कि बच्चे कितने हैं, और खज़मा बुखारी साहबा के तो पता नहीं ये क्यों इस तरह की सियासत, और ये 90s से चली आ रहे हैं, इस तरह की बातें करी जा रहे हैं और अजीब व गरीब बातें करी जा रहे हैं। यानी कोई ना तुक है, ना मंतक है, ना असूल कोई है। अच्छा, दूसरी बात दफ़ा 144 दीजिए आप। अब याद करें इमरान खान दौर, इमरान खान के दौर में महंगाई मार्च भी हुए, PDM बनी थी, 26 नुकात थे, मौलाना सरबराह थे। तो मुझे बताइए कि मौलाना फजल रहमान का लॉन्ग मार्च हुआ, धरना भी हुआ। इसके अलावा बिलावल भुट्टो का काम पे टांग जाने वाला लॉन्ग मार्च जो D चौक पे आके रुका था। इसके अलावा महंगाई मार्च, इसके अलावा जलसे। कभी इस तरह की मज़का खेज़ कानून साजियाँ हुई कि अगर जलसा किया तो 3 साल, दोबारा किया तो 10 साल, और शराइत 4 से 6, और ये शराइत, कभी ऐसा हुआ? आपने ये नौबत आज क्यों पहुंची हुई है? ये नौबत इसलिए पहुंची हुई है कि आपने मुल्क की एक बड़ी जमात को जलसा करने की इजाज़त नहीं देते। सही। और दफ़ा 144 इस तरह की शर्मनाक लगाते हैं कि अडयाला जेल के बाहर 5 बंदे खड़े हैं इमरान खान को मिलने के लिए। उसमें एक अपोजिशन लीडर है कौमी असम्बली का, एक सेनेट का अपोजिशन लीडर है, एक पंजाब असम्बली का अपोजिशन लीडर है, शिबली फराज और अहमद बच्चर, और असद कैसर है, और हामिद रजा है। आप SHO पकड़ता है, उठा के झंडे वाली गाड़ियों में आए हैं, उठा के तो उसको बिठा लेता है, फिर छोड़ देता है, क्योंकि जेल मैनुअल में है कि 4 बजे के बाद कैदी मुलाकात करने वाला कैदी को नहीं मिल सकता। 4 जब बजते हैं वो कहते हैं आप जाओ। अच्छा भट्टी साहब, ये जो बातें आप सारी बता रहे हैं इसकी 2 ही रीजन हो सकती हैं। या तो ये पूरी तरह पुरतमाद है कि हमारी जड़ें बड़ी तगड़ी हैं, सानू कोई नहीं ला सकता, साड़ी गल हो गई है जिसे कहते हैं, साड़ी गल हो गई। तो या तो ये इतने को पैनिक मोड में आ गए हैं, क्योंकि अक्सर या फिर आप जब पैनिक मोड में आते हैं ना, तब आप इस तरह के छक्के मारना शुरू कर देते हैं। ये आपको समझ नहीं आती कि जिस तरह ये VPN वाला काम एक नया स्टार्ट हुआ कि जी VPN बंद कर दें, फिर उसके बाद जी गैर शरई है ये। राना सनाउल्लाह साहब का मैं बयान देख रहा था, उन्होंने खुद कहा कि भाई मुझे खुद नहीं समझ आई है किस तरह का जो है वो बयान। अच्छा, मज़े की बात है, जाली मैंडेट शरई है, VPN गैर शरई है। चादर 4 दीवारी का तकद्दस पामाली शरई है, VPN गैर शरई है। बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली शरई है, VPN गैर शरई है। और इसके अलावा झूठे मुकदमे, जाली मुकदमे शरई हैं, VPN गैर शरई। मौलाना साहब जलसा कर सकते हैं कौमी असम्बली के सामने दफ़ा 144 में, ये नहीं कर सकते, ये शरई है, लेकिन VPN गैर शरई है। तो अब जहाँ तक देखिए इशू ये है कि 3 मुतालबात हैं। मिसाल के तौर पे इलेक्शन चोरी, क्या नहीं चोरी हुई?
कि आप नहीं मान बताया तो जवाब क्या देंगे वो कहेंगे जी वो कह रहे नहीं, एक तो वो कह रहे नहीं चोरी हुए, दूसरा ट्रिब्यूनल्स फैसला करेगी। नहीं, ट्रिब्यूनल्स अभी हम पहले प्रोग्राम में थे, मैं और राना साहब के, ट्रिब्यूनल्स की रिपोर्ट वो बता रहे थे हमारे दोस्त, तकरीबन कोई 26% या 22% है जो ट्रिब्यूनल्स, और क्या किया क्या कि जब इलेक्शन हुआ आपने पहले बल्ला छीन लिया, फिर इलेक्शन डाका मार लिया, फिर मखसूस नशिस्तें छीन ली, और जब धांधली वाला आया मखसूस नशिस्तों को 4 सुप्रीम कोर्ट के आर्डर मुख्तसर तफसीली 2 वजातें नहीं मानी, धांधली वाला आपने इलेक्शन एक्ट में तब्दीली कर ली, दोबारा आया इलेक्शन एक्ट में तब्दीली कर ली, काजी फायजी साहब को नवाजना था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट उमर अता बंदयाल को, फिर दोबारा काजी फायजी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डीनेंस, फिर दोबारा आगे ऊपर फिर तरमीमी। तो जब आपने हुकूमत ने कुछ, यानी आप नई इलेक्शन डाका आप कहते हैं कि ट्रिब्यूनल्स फ्री होकर करें। चलो एक काम करते हैं भट्टी साहब, इसको मैं एक रिवायती डिस्कशन से ज़रा हट के, हाँ, आज मेरे सामने इरशाद भट्टी साहब बैठे हैं और मुल्क की ये सूरत हाल है, भट्टी साहब क्या तजवीज़ करेंगे, इस मसले को किस तरह हल करना चाहिए? सर एक बेहतरीन ऑप्शन तो है कि सारे स्टेक होल्डर्स बैठे और क्या करें, बैठ के तो कहें कि भाईजान ये जो धांधली है वो ट्रिब्यूनल्स तय करेंगे, ट्रिब्यूनल्स आज़ाद वही तो कह रहे हैं, ये तो वो भी कह रहे हैं भाई, इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके उन्होंने सारा कर दिया, और अभी तक साबिक जजेस भी बीच में डाल दिए। हाँ, क्यों जा डाले? अच्छा, हाँ, और दूसरा मौजूदा जजेस करें। हाँ, दूसरी बात ये है कि आप जाली और झूठे मुकदमे खत्म करें। ठीक है, आप जो दूसरे मुकदमे इमरान खान रिहा हो, 9 मई के मुकदमे चलाएं और सजाएं दें, 2 हो गए। और तीसरी बात ये इंगेजमेंट करें और उनको सियासी स्पेस वापस दें, मखसूस नशिस्तें उनकी वापस दें। लेकिन आप ये यहाँ तक तो नहीं जाएंगे कि हुकूमत को इस्तीफा दे देना चाहिए? ये हुकूमत, आपको लगता है कि ये हुकूमत जो है ये इसके पाँव ज़मीन? मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ क्योंकि जब आएंगे ना तो ये बोलेंगे। कौन? ये बोलेंगे और जाके जब स्टेज लगेगा, पहला स्टेज लगेगा, वहाँ से तकरीर होगी तो ये कहेंगे। खान साहब ने लास्ट टाइम भी कहा था ना इलेक्शन की धांधली के ऊपर, उसने लास्ट टाइम भी कहा था मैं इस्तीफा लेके जाऊंगा, इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। अच्छा, उससे पहले कहा था कि 4 हल्के खोल दे, वही ना, ये जिस तरह उन्होंने क्या कहा, इन्होंने भी थोड़ी देर पहले क्या कहा, उन्होंने कहा ये जो डिमांड आपने रखी इसमें कोई पूरी नहीं होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही सेड दैट। तो अब नहीं होगी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा फिर? तो फिर यही चलता रहेगा। क्या चलता रहेगा? ये चलता रहेगा, 24 आएगा, उसके बाद एक और आएगा, उसके बाद एक और आएगा, उसके बाद एक और आएगा। तो नहीं, ये तो फाइनल कॉल है। नहीं, ये फाइनल कॉल नहीं, इसके बाद सुपर फाइनल आएगी, उसके बाद सुपर डुपर फाइनल आएगी, उसके बाद वो भट्टी साहब को शक है ये बड़ी थकी हुई कॉल, और फिर उसके बाद वो आएगा सुपर ओवर आएगा, फिर प्लेंटी शूट अप आएगी। तो ये तो देखे ना, वो कॉइन टॉस भी आ सकता है। भट्टी साहब को भी शक है कि ये थकी हुई कॉल है, तो फिर आप खुद ही अंदाजा कर लेंगे। जगह साहब, ये किस तरह रिजॉल्व होगा सर ये इशू? ये इसमें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने कह दी, ये दिस इज नॉट एप्लीकेबल, ये जो 3 डिमांड्स आपने बताई, क्योंकि इनकी सर्वाइवल एट स्टेक है। मैं 2-3 बातें क्लियर, हाउ डू यू से दैट? मैं आपको सर्वाइवल एट स्टेक, मैं आपको एक ओपन ऑफर सर, बताता हूं क्यों। IMF उनसे खुश है, पैसे उनको दे रही है, स्टॉक मार्केट 95,000 पे खड़ी हुई है, डॉलर स्टेबल हो चुका हुआ है, वो कहते हैं महंगाई सिंगल डिजिट में है। चलें उस पर भी आते हैं, बस एक सेकंड। 3 मुतालबे हैं ना, एक की भी गारंटी नहीं मांगते, लेकिन कोई इंडिपेंडेंट आर्बिटर्स हो जो कि ये देखे। पहली चीज ये कि इलेक्शन का जो रिजल्ट है 30 दिन में 225 दिन हुए ट्रिब्यूनल्स में केसेस दर्ज होने के बाद 180 दिन में फैसला होने का कानून है। ठीक है, आज डॉन में लिखा था 83% केसेस बलोचिस्तान के बाहर केसेस जो है वो डिस्पोज ही नहीं हुए। बलोचिस्तान में कानूनी कोई और चलता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बाकी तीनों सूबों में नहीं हुए। 30 दिन में हम इनसे इस्तीफा नहीं मांगते, इन्हें पता है कि जब ट्रिब्यूनल्स अगर मेरिट पे फैसले करेंगे इनकी हुकूमत का क्या हाल होगा। लेट मी टेक ऑल दिस। और फिर आप पहली चीज केसेस पे ना रिहा करें इमरान खान को, सिर्फ जो है वो जजेस को आजाद कर दें, वो फैसले ना सुनाएं जो इलेक्शन के 3 दिन पहले सुने थे, जिनके डिफाइन जजेस को आजाद कर दें। क्या उन पे प्रेशर ना डालें। जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 में से 7 जजेस ने कहा था कि हमारे बेडरूम में कैमरे हैं, हमें जो है वो हुकूमती इदारों से प्रेशर डाला जाता है। तो वी हैव अ न्यू चीफ जस्टिस, तो काजी साहब चले गए, तो वी हैव अ न्यू चीफ जस्टिस, ही इज टेकिंग केयर। ये 6 जजेस कलेक्टर एंड ऑल दैट। जस्टिस माजरत के साथ, ये जो भट्टी साहब ने कहा था, हर कानून को वो एक गेम होता था पैकमैन, हाँ। उसमें आपने जो है वो चीजें जो है वो कलेक्ट करनी होती थी, लेकिन बीच में वो मेज में जो है वो ब्लॉकेजेस होते थे। हाँ। नए चीफ जस्टिस से तो सारे इख्तियार ले लिए। ये याया अफरीदी, एंड ही इज अ वेरी ऑनरेबल फेलो, वो
इतना काबिल था कि मंसूर अली शाह के ऊपर वो चीफ जस्टिस बन सकता था, लेकिन वो आईनी केसेस नहीं सुन सकता। ठीक है, अब वो बेचारा प्रिजन रिफॉर्म्स पे काम कर रहा है, पता नहीं प्रिजन डिपार्टमेंट किस लिए, करने दे ना, पूरे सुप्रीम कोर्ट को जो है वो आईनी बेंच बना दे, या सुप्रीम कोर्ट को खुद फैसला करने दे कि आईनी बेंच में कौन हो। नहीं, देखें ये ब्लैक एंड व्हाइट स्टार्क रियलिटीज है। एक इन्होंने बात की, ये मैं ऑन द रिकॉर्ड कहता हूं, राना एहसान या पीएमएलएन के किसी बंदे को हक नहीं है कि वो इवेंट से पहले कहे कि पीटीआई जो है वो कोई वायलेंट काम करेगी, नहीं करेगी, पुरअमन प्रोटेस्ट होगा। आपके लोग जो है वो नहीं, और आपके दीगर लीडर्स लोग बहुत बातें करते हैं। लेकिन साहब माजरत के साथ माजी में आपका रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं है ना, आप लोग कर चुके हैं, यू हैव डन ऑल दीस थिंग्स ना। आप लोगों ने लास्ट टाइम जब 126 दिन यहाँ बैठे थे तो क्या किया था आप लोगों ने, उस वक्त पीटीवी की बिल्डिंग के साथ क्या किया था, वो किया हुआ है ना सर कुछ आप लोगों ने। जब आप माजी में जाएंगे ना, ठीक है, माजी में बहुत से किस्से जो है वो हुए ना, इनके माजी में मैं बाय द वे मैं 2013-14 में तो मैं पॉलिटिक्स में नहीं था, लेकिन जब आप माजी का हिसाब लगाते हैं तो इनको तो 80s के बाद ही डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। फिर हम इनका माजी, इनके माजी से क्यों नहीं शुरू करते? ठीक, उसके बाद तो पीपल्स पार्टी को अल-जुल्फ़िकार के वाक़यात के बाद जो है वो शुरू होना चाहिए, डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। व्हाई डू वी गो बैक, राइट? ये डिबेट्स में हम जाते क्यों हैं? ठीक, 2013-14 का उनसे पूछे जो वहां पे थे, और आई एम श्योर कि उन्होंने बड़ी जबरदस्त डिफेंस दी है बार बार। वैसे वो 126 दिन मैं दुबई से आता था, एंड आई वुड जॉग ओवर हेयर, मुझे किसी ने वैसे जो है वो ये कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, उस वक्त तक इन्होंने लाहौर की स्मॉग इतनी नहीं बुरी की थी जितनी अभी है, तो वो यहाँ पे भी नहीं आती थी। देखिए मैं यहाँ सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, क्या वजह है कि एक आम पाकिस्तानी इनके जलसे में नहीं जाएगा, या जो इनका जो प्रोटेस्ट है उसमें नहीं जाएगा? क्योंकि इनकी सारी जो मांगे हैं उनसे रिलेटेड ही नहीं है। अवाम का मसला महंगाई है, महंगाई सिंगल डिजिट पे आ चुकी है। अवाम का बिजनेसेस का मसला है कि यहाँ ताजरों का मसला है कि सूद की शरह बहुत ज्यादा थी, वो 7.5% होके कम आ गई है। रुपया आपका जो है स्टेबल है, एक्सचेंज रेट बेहतरी की तरफ है, रिजर्व आपके 16 अरब पे चले गए, एक्सपोर्ट आपकी बढ़ रही है, IT एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है, आपकी रेमिटेंसेस बढ़ रही है, हर लिहाज से मईशत सही सिम पे, यही इनकी जान यही निकल रही है। यही इनका मसला है कि ये अब इररेलेवेंट होते जा रहे हैं, और उसी बुनियाद पे देखें इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, और इस जो ये जो इंडिकेटर्स हैं इनको रोकने के लिए इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। जब IMF का मामला था तो वहां धरना दिया, उनको खत लिखे, जब GSP का मामला था तो उनको खत लिखे। इन्होंने पूरी कोशिश की कि आज जो जिस सिम पे ये मईशत जा रही है उसको हम वहां ना जाने दें। लेकिन मैं आपको बताता हूं, इनका अब ये जो पूरा ये जो मांगे हैं, ये सिर्फ इनकी जो सियासत को उजागर करने के लिए मांगे, और ये इसके अंदर आम आदमी इंटरेस्टेड नहीं है। तो उसका मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई जो है वो अवामुल नास निकले। आप इनको किस तरह डील करना चाहेंगे जब ये आएंगे? आपने किस तरह डील करना? मैं आपको यही मैं ये आपको याद है, वैसे मुझे 2018 की खान साहब की एक स्पीच याद आ रही है, जो बिल्कुल उन्होंने पहली दफ़ा जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे उन्होंने तकरीर की थी, तो उन्होंने कहा था कि अगर आपने एहतजाज करना हुआ या धरना देना हुआ तो हम आपको खाना भी देंगे, आपको पानी भी देंगे, फैसिलिटीज भी देंगे। उसके बाद इन्होंने, तो आप तो अगर इतने कॉन्फिडेंट है तो आपको तो उनको फैसिलिटेट करें। अच्छा, खान साहब ने ये बिल्कुल कहा था, लेकिन उन्होंने भी फिर जब हमारी बारी आई तो 144 लगाया हुआ था। ये कहा था, किया कुछ नहीं था, और 144 उन्होंने भी लगाया। डंडा शंडा कोई नहीं चला था। आप लोग तो 144 आप निकाल लें, गुजरावाला के जलसे में भी लगा हुआ था। सारे हमारे जलसों में ये 144 तो इन्होंने मौलाना साहब के साथ जब आप लोगों ने किया था एहतजाज इस्लामाबाद में आके, जब आप बैठे थे, एक डंडा नहीं चला था, एक आंसू गैस का शेल, सारे मार्चेस आप लोग आराम से बैठे थे। वो एक था बिल्कुल, उससे पहले जितने भी हुए थे जलसे 144 लगा हुआ था। बहरहाल हमने भी इनको इस्लामाबाद में जलसा करने दिया, हमने भी इनको लाहौर में जलसा करने दिया, और इन्होंने जलसे किए अपने लाहौर और इस्लामाबाद में। अभी रिसेंटली उससे पहले खान साहब लॉन्ग मार्च भी कर रहे थे। ये तो मामला जब इन्होंने वायलेंस की तरफ लेके गए तो चीजें ये तब्दील हुई हैं। और देखिए बात ये है कि अभी तो इनके अज़ाइम बिल्कुल क्लियर हैं। मैंने आपको बता भी दिया, इनका इशू अब है ही ये कि अगर ये नहीं करेंगे, जो इन्होंने नॉकिंग की है, जो इन्होंने लॉबीइस्ट हायर करके जो सारा कुछ वो किया है, इनका एक मकसद है कि अफवाज पाकिस्तान या एस्टैब्लिशमेंट इनसे राब्ता कर ले। अच्छा। वो राब्ता उनसे नहीं कर रही, ठीक, और वो कह रही है कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, हमारे से ये बात नहीं करना चाहते। तो ये इनका इशू है। ये जो बात करेंगे जी, एस्टैब्लिशमेंट इनसे बात नहीं करना चाह रही है, वाकई इतना सिंपल है। मेरे ख्याल में वो जो अभी रिसेंटली एक खबर आई थी उसी के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं जी खान साहब को कोई डील नहीं मिलेगी एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से, ये क्लियर कर सकते हैं। तो कब से ख्वाहिशमंद है भाई, ये तो इनका है ही मौकफ ही। आपके ख्याल से क्यों ये ऑक्सफोर्ड और ये सारे लॉबीइस्ट हायर करके क्या करना चाह रहे हैं? बड़ी चाहते हैं ना जनाब। अच्छा, पहली बात एक, अगर आपके एक इजाज़त दो जुमले, यानी मुझे मेरे राना साहब भाई कह रहे हैं कि अवाम का कोई ताल्लुक नहीं है,
आवाम का नहीं ताल्लुक कि मैंने वोट आपको दिया निकले राना साहब को, मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं है। सबसे बड़ा मेरा ताल्लुक है कि मैं अपने मुल्क का, अपने मुस्तकबिल का, अपने बच्चों का, अपनी कौम का, अपने ज़मीर का कैसे फैसला करता हूँ, वोट के ज़रिए। तो जो मेरा वोट किसी राना साहब को निकल आए, मैंने आपको दिया, तो मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं। और फिर मेरी जुडिशरी वो हुकूमत के अंडर आ जाए, चीफ जस्टिस भी हुकूमत लगाए, जजों की तकर्रियाँ भी हुकूमत करे, मॉनिटरिंग भी हुकूमत करे, आईनी बेंच का सरबराह उसे बनाए जिसका आइन से कोई ताल्लुक ही नहीं है, आइन को कोई बड़ा फैसला ही नहीं उसने किया, और वो खुद को वोट देकर खुद को मुंतखब करा ले और मनपसंद के जजेस लगाएं और फिर मनपसंद के फैसले लें। मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं। मेरा ताल्लुक कोई, पार्लियामेंट में मेरे नुमाइंदे ही ना बैठे हो, मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं। ठीक, यानी वोट की इज्जत जिनके ये नारे मारते थे वो नीलाम हो जाए, मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं। यानी तो किसका ताल्लुक है ना इनका, ये किसका ताल्लुक है इससे? ये जो राना साहब अगर असेंबली में बैठे हैं या और जो लोग बैठे हैं, वो किससे वोट लेके आते हैं? ठीक, तो मेरा तो ताल्लुक है ना, मेरा मुल्क है, यानी अवाम का ताल्लुक ही कोई नहीं। और फिर किसका ताल्लुक है? नवाज शरीफ साहब का, जो सियासत को खैरबाद कह चुके हैं, मरियम नवाज साहब का, जो नवाज शरीफ साहब का जिनकी अपनी सीट भी मशकूक है, मेरा तो ताल्लुक है। दूसरी बात कि अभी ये बता रहे थे कि इस्लामाबाद और लाहौर में जलसे की, 2 जलसों की इजाज़त मिली, और किधर? बकर मंडियों में, बदबूदार जगहों पे, और कड़ी शरायत 4 बजे शुरू करो, 6 बजे खत्म करो, उसमें कौन सा 4 बजे भाई छक्का मारे, हद हो गई है। यानी ये लॉजिक कैसी है? मैं छक्का मारूं, दुक्की लूं, सिंगल लूं, आपको इससे क्या है? वहां कौन सा मेरा नाकाम हो जाए जलसा, मैं अगर जलसा करने जा रहा हूं तो आप मेरा नाकाम हो जाए, मैं 4 बंदे भी ना आए, छोड़े, मुझे जलसा करने दें भाई। आपने बकर मंडियों में जलसा करने की और उसके बाद आपने कहा कि 4 बजे आए, 6 बजे वैसे जिस बकर मंडी की बात करें, मवेशी मंडी की बात करें, वो जो लाहौर में, आप लोगों ने कभी जलसा किया वहां पे? लेकिन जब हमारी बारी आएगी कर लेंगे वहां। नहीं, आप कभी भी नहीं, आप करने पड़ेंगे, कभी भी नहीं करने पड़ेंगे। मैं खुद भी लाहौर से, मैंने कभी भी नहीं किया मंसूर भाई। अब ये इमरान खान साहब ने जो अपने दौर में किया, सूद समेत भुगत रहे हैं, ये भुगतेंगे और ये इधर आके रोया करेंगे और हम इनके साथ नहीं होंगे। ये बकर मंडियों में नहीं, जहां ओझड़ियां लटकी होती है वहां खड़े होंगे। आज जनेवा में है ना, स्मोग में छोड़ के जनेवा में फिर रहे हैं, कोई यूरोप में फिर रहे हैं। शाहिदुल्लाह खान साहब की वो स्पीच याद आ गई, जिसमें वो कहते थे कि आंसुओं से रो रहे हैं, आप आंसुओं से रोएंगे और आपका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होगा। तो अब ये आज जो इस कॉन्फिडेंस है, आपने इलेक्शन में चोरी कर लिया, आपने ऊपर अदलिया को खत्म कर लिया, आपने बुनियादी इंसानी हकूक खत्म कर दिया, आपने मनपसंद की कानून साजियां ले, आपने अपने गुनाह बख्शवा लिए और अगलों को फंसा लिया, आपने नवाज शरीफ साहब को एल करवा लिया, आपने टीटी स्कैंडल खत्म करवा लिया, जरदारी साहब सुप्रीम कमांडर, कितने केस थे। अच्छा, वैसे भट्टी साहब ये सारी जो आपने गुफ्तगू की है, इसमें एक एलिमेंट जो इल्ज़ाम इनके ऊपर लगता है, मैं झगड़ा साहब के पास भी आऊँगा, वो भी इस पर मौक़िफ़ देंगे, लेकिन एक बात जो कही जा रही है हुकूमती बेंचेस की जानिब से, वो ये है कि जनाब ये सारा कुछ जो है ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को दिखाने के लिए हो रहा है, उसकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए हो रहा है कि देखें पाकिस्तान में क्या हो गया, देखें यहाँ पे धरना स्टार्ट हो गया, ताकि उसकी नजर करम जो है वो सिर्फ इस तरफ आए और वो इंटरवीन करे किसी तरह, या वाया प्रॉक्सी करे या खुद करे। इससे पहले कि वो जनवरी में जाके जब वो हलफ लेता है, उससे पहले कुछ ना कुछ यहाँ पाकिस्तान में हो। ये मुझे भी पता चला है, ये पता चला कि मिसाल के तौर पे कि 3 इलेक्शन फरवरी का हुआ है, धरना अब दिया जा रहा है। नहीं, उसके तीन तरीके, एक के सड़कों पे या मुजाहिर जलसा जुलूस या एक्टिविटीज़, दूसरा अदालतों में और असम्बली में, और तीसरा अमेरिका में। और अमेरिका में बड़े होपफुल हैं पाकिस्तानी जो जिनसे बात हुई, और वो अमेरिका का जो यार है गद्दार है, उसका क्या करना? कौन से वाले का? वो बाइडन वाला अमेरिका था। अच्छा, बाइडन का जो यार है गद्दार है। ट्रंप का जो यार है साडा भरा है, वो साडा भरा है। अभी भी नई खबर आई है, मुदाखलत वेलकम, नहीं मुदाखलत वेलकम। देखे ना, एक एब्सोल्युटली यस, अगर इसको यूं करें कि एक मुदाखलत से उन्होंने फायदा उठाया, दूसरी से ये उठाने जा रहे हैं, तो अच्छा। दूसरी बात कि अभी भी खबर आई है ट्रंप हमारा भाई है। अच्छा, तो अब ये, लेकिन एक बात मैं इनको, राना साहब को देखें कितना हेटेड किस्म का इलेक्शन था, $16 अरब वाला ट्रंप का, और वो और उधर, और कितना ट्रंप साहब और सारे 12 घंटे में क्लियर हो गया। हाँ, और वो राना साहब को ना कौमी असम्बली में अगली मरतबा तिलावत के बाद कामिला हारिस की तकरीर चलानी चाहिए। वो जो थोड़ा सा उसका सेगमेंट है कि हम उनके वोट की इज्जत करते हैं, हम पावर ऑफ ट्रांसफर पुरअमन तरीके से करेंगे। ये होती है वोट की इज्जत। मैं माजरत चाहता हूँ, अमेरिका की मिसालें दे रहा हूँ, मैं नहीं देना चाहता, लेकिन ये होती है वोट की इज्जत।
ये होता है अगले का मैंडेट मानना। आपने वो करके तो फिर उस पर कहते हैं जा, हमें नहीं इन्होंने की वोट की इज्जत जिस तरह करनी चाहिए थी। नहीं, वो तो आपने खुद भी नहीं की। नहीं, हमने तो की है। 2018 में क्या हुआ था? 2018 में बिल्कुल धांधली क्या हुआ था? धांधली आरटीएस बिठाया गया था। कोई धांधली नहीं हुई। आरटीएस बिठाया आप मुझे गिव मी अ डिसीजन। नहीं, वो डिसीजन आपने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था? आपने इनके इल्जामात के ऊपर कहा कि ट्रिब्यूनल का कौन सा फैसला आया? नहीं आया ना हमारा। तो आपके आरटीएस का कौन सा फैसला? देखिए, हमने तो ठीक है नहीं आया, लेकिन आप वो इल्जाम मत लगाए ना। और अच्छा, तो मेरी किताब के मुताबिक 2018 के इलेक्शन फिर अच्छा मजे की बात तो फिर आज फिर 24 के भी साथ। तो मैं तो आपके साथ चल रहा हूँ। ठीक है, मैं आपके साथ चल रहा हूँ। अच्छा मंसूर साहब, ये लगाते होते थे कि जो कुछ किया जनरल फैज ने, जनरल फैज क्या आरटीएस में गिरफ्तार है? मरियम नवाज का वो जो दरवाजा टूटा था, कोई इन्होंने कोई मुकदमा किया हो? राना सनाब पे जिन्होंने हीरोइन का जाली किया कोई किया हो? जितने बाकी सारे ये करते आ रहे थे कोई किसी ने किया हो? उधर सबको इज्जत देनी है। हाँ, तो वो अच्छा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की गारंटियां और रिस्क फ्री वापसी, सारा कुछ खत्म। ठीक, एक नाज़िम मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन बस आपके सामने ये वाकई बात रखेंगे कि बाइडन का जो यार है गद्दार है और ट्रंप जो है वो हमारा भाई है। इस पे झगड़ा साहब क्या कहते हैं, जरा जानते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़िम, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी, भट्टी साहब ने इशारा किया कि जहाँ पे एक जगह यहाँ पे सड़कों पे भी एहतजाज करना चाहते हैं, उसके बाद ये साथ ही साथ असेंबली के अंदर भी जो है हल्ला गुल्ला करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका के अंदर भी जो है वो काफ़ी इस वक्त लॉबिंग वहाँ पे हो रही है। मेरा ख्याल में इसमें कोई डिनाइल तो हो नहीं सकता। झगड़ा साहब, इसमें तो कोई डिनाइल नहीं है कि आप लोग ये सारा कुछ अमेरिका में किस चक्कर में कर रहे हैं? मतलब वो तो उसी ने तो बेड़ा गर्क किया, तो उसी ने तो आप लोग की हुकूमत गिराई थी ना। ट्रंप पाकिस्तान का यार है, ना बाइडन यार है, ना ट्रंप से कोई एक्सपेक्टेशन है, ना जो बाइडन से कोई एक्सपेक्टेशन है। हाँ, ये एक्सपेक्टेशन इंटरनेशनल कम्युनिटी से बिल्कुल लेजिटिमेट है कि वो पाकिस्तान में एक मार्शल लॉ या क्वाज़ाई मार्शल लॉ रजीम को सपोर्ट ना करे। ये मसला ये है कि पाकिस्तान को जो इललेजिटिमेट रजीम्स होती हैं वो फिर पैसा बाहर से ही लेती हैं, और ये पाकिस्तान के लोगों का हक है। अब अगर अमेरिका में जो पैसा पाकिस्तान से बाहर से लेती है, एड का पैसा, IMF का पैसा, आप लोगों ने भी लिया जी। मैं यही कह रहा हूं ना, देखिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के। जब एक मुल्क के अंदर कानून जो है वो खत्म हो जाता है तो एक मुल्क के अवाम ये जरूर कह सकते हैं कि हमारी अपनी इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये तवक्को जरूर है कि वो यहाँ पे रिप्रेशन और मार्शल लॉ को जो है वो सपोर्ट ना करें। अच्छा, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अमेरिका के रिलेशंस पे आते हैं, एक्चुअली आते हैं कि जरूरत क्या है। आपके ख्याल में जो ट्रंप के जो पिक्स हैं की पोजीशंस के लिए, वो कोई बहुत ज्यादा प्रो पाकिस्तान है? नहीं। पाकिस्तान को जरूरत क्या है? पाकिस्तान की जो अमेरिका से रिलेशनशिप है ये तू मैं अभी से नहीं हो रही। अयूब खान की ऑटोबायोग्राफी का क्या टाइटल था? फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। उस वक्त से अमेरिका का उस वक्त जो है वो पाकिस्तान सीटो और सेंटो और अमेरिकन पैक्ट्स में था, लेकिन अमेरिका से उस वक्त भी यही गिले थे क्योंकि अमेरिका अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देख रहा था जिसमें उस वक्त भी भारत आता था। ठीक, आज जो है वो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अमेरिका के लिए कोल्ड वॉर से बहुत ज्यादा कम हो गई। उसका एक ही हल है कि पाकिस्तान अपने आप को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली स्टेबल कर दे। अच्छा। पहला काम इनको क्या करना चाहिए, ये जो डंडे के जोर पे पाकिस्तान को चला रहे हैं इससे ये पीछे चले 5-6 साल। ये वैसे इनके पास मैं एक छोटी सी सिर्फ गुजारिश करूं कि जो अभी आपने थ्योरी सारी पेश की, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, और हमें यही बताया गया कि खान साहब तो वो शख्स हैं कि आंखों में आंखें डाल के जो है अमेरिका के कहते हैं कि ये नहीं होगा जी। तो ऐसी सारी सूरत हाल के बाद डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका या पेंटागन या CIA वो बेवकूफ़ हैं कि वो कहेंगे अच्छा जी हम इमरान खान साहब की मदद करते हैं और इन्हीं को लाके इक़्तिदार पे बिठाते हैं, क्योंकि ये हमारी ना आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। मैंने तो आपको कह दिया कि हमें देखें, मैं तो यही कह रहा हूं इनको डर किस चीज़ से? लेकिन आपके कहने में और करने में तजाद है ना। आपके कहने और करने में तजाद है। भी कह रही है, हमारी पार्टी कह रही है। सर आप जब जाके वहां के रिप्रेजेंटेटिव से जाके सिग्नेचर करवाएं, कभी 46 से कभी 60 से, वो आप जब करवाएं, व्हाट डज दैट मीन? आप अगले के पास क्यों जा रहे हैं? बहुत बड़ा फर्क। एक मिनट के लिए इमेजिन करें, बिटवीन 2018 एंड 2024 फॉर एग्जांपल नून लीग से कोई फॉर एग्जांपल वहां के रिप्रेजेंटेटिव से जाके कागज के ऊपर किसी एक से साइन करवा देता, 5 से साइन करवा देता, जस्ट इमेजिन
आप लोगों ने उसका तिया पांचा करके रख देना था कि अमेरिका का क्या काम है हमारे मामलात में दखल देने का। नवाज शरीफ तो प्राइम मिनिस्टर होते हुए अमेरिका से जो है वो मदद लेने गया था कि यहाँ पे मार्शल लॉ ना लग जाए। बेनज़ीर भुट्टो का मैंने कई टीवी प्रोग्राम्स पे दिखाया है, नॉट ओनली थ्रू दी 80s, लेकिन उसका तो वापस आने का जो सारी डील थी जिसका बेनिफिशियरी नवाज शरीफ भी था, वो तो कॉन्डोलीजा राइस ब्रोकर कर रही थी। ये तो कोई सीक्रेट नवाज शरीफ अगर ये कह रहा था कि मार्शल लॉ ना लग जाए तो ये इज दैट गुड और बैड? नहीं, मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि जब किसी मुल्क में कानून ब्लॉक हो जाए, वैसे मुशर्रफ के मार्शल लॉ में आज के इस हाइब्रिड प्लस प्रो मैक्स स्पेशल एडिशन हुकूमत जो है, इससे वैसे बहुत ज्यादा आजादी थी। वो पहले चंद साल तो अब तो वी एग्जिस्ट इन दिस रूम बिकॉज़ वो 2018 के में पनीरियां लग चुकी हुई थी जी। जिस पौधे का आप जिक्र कर रहे हैं ना, उसके बीज शायद वहां पे बने थे, उसकी पनीरी 2018 में आई थी और 2024 में माशाल्लाह वो पूरा एक पौधा बनता जा रहा है। आपने वैसे एक बात की थी, आई डोंट नो टीवी पे की थी या अपने यूट्यूब चैनल पे की थी, कि जो लाहौर से भेरा तक हम लेके गए थे, भेरा से इस्लामाबाद। जी मैंने कहा था लेकिन कराची से लाहौर ये लोग लेके गए। हमारी तो 3 साल की हुकूमत रही है ना, 70 साल तो इन्होंने इस मुल्क को रूल किया। आपकी भी 12-13 साल अब केपीके में हो गई है हुकूमत। नहीं, मैंने एक्चुअली जो कमेंट था ना वो ये था कि आज जो सूरत हाल है, आज़ादी इजहार के हवाले से किसी का नाम नहीं ले सकते, VPNs बंद कर दो, ये चैनल बंद कर दो, ये सारा सफ़र मैं ये कह रहा था कि ये लाहौर से भेरा तक लाने में इन्होंने किरदार अदा किया और भेरा से चक्री तक लाने में माशाल्लाह आप किरदार अदा कर रहे हैं। अब देखें इस्लामाबाद तक गाड़ी जो है जब तक पहुंचेगी उस गाड़ी में क्या तक आ गए आज के। देखें एक और बात तो मैं ये इनसे कमेंट कह रहा था कि सब ने माशाल्लाह बड़ा अपना किरदार अदा किया है। मंसूर साहब एक और बात की आपकी, देखें बार बार 9 मई, लेट्स लुक एट द फैक्ट्स ऑन द 9th of May। परसों उस पर एक वीडियो भी रिलीज हुई जो तारड़ साहब की जानिब से हुई, उसकी बात करें, जो तारड़ साहब ने चलाई, CCTV फुटेज रिलीज की, जिसमें कुछ CCTV फुटेज थी, कुछ वैसे कैमरे से बनी थी। जी देखिए उसमें 2-3 चीजें थी। अब अगर हम ये इश्यूज बार बार उठाएंगे, देन लेट्स हैव अ फ्रैंक डिस्कशन ऑन देम। वहां पे कुछ क्राइम्स हैं, किसी ने जलाओ किया, किसी ने आसन किया, ठीक है, उसके मुताबिक उसको जो है वो बिल्कुल सजा दे जिसने किया है। उसमें कुछ चेहरे जो हैं वो विजिबल हैं, कुछ चेहरों पे जो है वो मास्क हैं, ठीक है। क्या किसी ने वो फाइंड आउट किए? अच्छा, क्या ये फुटेज कोर्ट में गई है? अच्छा, इस पर ये बात करते हैं ना, पेशावर का जो मेन केस था, द कोर्ट हैज थ्रोन इट आउट, ठीक है। हमारे पे मर्डर और टेररिज्म के एलिगेशन थे। उसके बाद मेरे से ये माफी मांगेंगे कि मेरे यहाँ पे घर पे जो लोग आते थे रात को पुलिस की वर्दियों पे, लेकिन पुलिस नहीं थे, मेरे बीवी बच्चे के अंदर होते हुए, कि वो क्यों आते थे? कि यहाँ पे ऐसे जो तो उनको ओन नहीं करता। ठीक। डू यू वांट टू लिव इन दैट पाकिस्तान? आई डोंट। मुझे तो कोर्ट ने जो है वो कर दिया ना, वी आर लिविंग इन दैट। लेकिन एक और भी इसमें जरा चीज ऐड कर लीजिए। आज ये भी खबर है कि 3 वादा माफ गवाह जो आप लोगों ने बनाए हुए थे, जो जिसमें सदाकत अली अब्बासी, वासिक क़य्यूम, ये लोग सारे थे, वो उन्होंने भी इनकार कर दिया कि जनाब हम आप लोगों के हक में गवाही नहीं देंगे, वादा माफ गवाह नहीं बनेंगे, और उनको भी अब अक्यूज डिक्लेयर कर दिया गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो यहाँ ये अमेरिका के बात हो रही थी कि उसकी इंटरफेरेंस और ये वो, तो देखें बात ये है कि ये वो इन्होंने लॉबीइस्ट तो हायर किए हैं, कोई डिनाई नहीं कर सकता, वरना ये जो एवरीवन डज, नहीं, हाँ एवरीवन डज, ठीक है, लेकिन ये कांग्रेसमैन वो हैं जिन्होंने कोई फ़लस्तीन के ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाई, लेबनान पे नहीं उठाई, लेकिन खान साहब के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है। बहरहाल इनकी जो हिपोक्रेसी है वो ज़रूर इससे एक्सपोज होती है कि इनका मौक़िफ़ था कि एब्सोल्युटली नॉट, और अब ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि हमें कहीं से सपोर्ट। एक तो ये मैं क्लैरिटी लाना चाहता था। देखें, जो इन्होंने बात की, मैं बिल्कुल इस हद तक इनसे एग्री करता हूँ कि ये जिसने जलाया, जिसने किया, अगर यही जो है वो FIR कटती तो मेरे ख्याल से इन लोगों को सजाएं भी मिल जाती और ये मामलात जो है वो आगे भी बढ़ते और कहीं हम अकाउंटेबिलिटी की तरफ बढ़ते। ये बिल्कुल उस वक्त अगर किसी ने किसी के ऊपर एंटी टेररिज्म का मिसाल के तौर पे पर्चा काट दिया गया और वो जलाओ घराव में मुलव्वस था, तो वहाँ उसको एज मिल जाता है। और ये हमारे पूरा जो जुडिशल निज़ाम है उसका ये फेलियर की एक मेजर वजह ये है कि एक तो हमारी छोटी जब कोई चीज़ करे उसकी सजाई नहीं मिलती, और फिर आप जो है वो बड़ी चीज़ों के ऊपर पर्चे काटते हैं, वो फिर साबित नहीं होते। बहरहाल ये इसका जो है ये मैं समझता हूँ कि 9 मई के जो केसेस हैं उसका ज़रूर उसके 6 महीने में खत्म इस वजह से बिल्कुल होने चाहिए थे। लेकिन देखें, बात यह है
कि ये जहां प्रोसिक्यूशन है वहां जुडिशरी के भी मसाइल हैं और इन चीज़ों को हमारा पूरा निज़ाम मसाइल तो माजरत के साथ मुझे आपकी हुकूमत के लगते हैं, बिकॉज शायद आप लोग इस इशू को रिजॉल्व ही नहीं करना चाहते। शायद इस वक्त इस हुक को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं पॉलिटिकल गेन्स के लिए कि 9 मई करते रहो, इनको मारते रहो, लेकिन इसका हिसाब किताब कोई ना निकले। आप मुझे बताइए इससे बड़ी नाअहली क्या है? 9th में मेरे ख्याल में हम टेबल पे जितने लोग इसमें बैठे हुए हैं, वी ऑल एग्री एक बहुत बड़ा सानहा था इस मुल्क के लिए, लेकिन एंड वी ऑल एग्री कि उसके जो भी एक्सिक्यूटर्स थे, प्लानर्स थे, उनको सजा मिलनी चाहिए, नो क्वेश्चन अबाउट दैट। लेकिन करना किसने? प्रोसिक्यूशन ने, हुकूमत ने। एंड यू आर नॉट एबल टू डू दैट। प्रोसिक्यूशन इज वन पार्ट, जुडिशरी इज अनदर पार्ट। और ये ओवरऑल मैं एग्री करता हूं कि अगर ये इसी तरह चलता रहेगा तो ये एक अच्छी बात नहीं है और इसका फायदा नहीं होगा सियासी तौर पे, और सियासी जो तलखियां हैं वो बढ़ेंगी और इसको मिसयूज नहीं होना चाहिए। हमें 9 मई के लोगों को जो है वो सजाएं मिलें ताकि ऐसे वाकयात दोबारा ना हो। मैं भट्टी साहब, मैं तारड़ साहब ने वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर वो सीसीटीवी फुटेज दिखाई, तो मेरे सबसे पहले तो मेरे जो ज़हन में आया वो ये, इतने महीनों के बाद सीसीटीवी फुटेज अब जाके आप रिलीज कर रहे हैं। जब पीटीआई जो है वो आप इस्लामाबाद आने लगी है तो आप अब जाकर आप नहीं, मुझे सिर्फ ये बताएं कि तारड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों दिखा रहे थे? अदालत में ले जाएं, पहली बात। दूसरी बात है कि ये क्या कह रहे थे कि माफी मांगो और अदालतों का करो। क्यों भाई माफी मांगो? 9 मई जिसने किया है वो क्यों माफी मांग के उसको छोड़े? उसको सजा मिलनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि माफी होनी नहीं चाहिए। नहीं, हाँ, तो क्यों कह रहे हैं माफी मांगे? माफी मांगे और अदालतों को। और तारड़ साहब का क्या काम है ये दिखाना? हुकूमत का काम, वजीर दाखिला बैठे हैं, वजीर कानून बैठे हैं, ले जाएं जाके अदालत में और एग्जीक्यूट करें सारों को। और अगर अब तो सुप्रीम कोर्ट भी इनकी है, 2 सुप्रीम कोर्ट्स हैं, खैर 2 चीफ जस्टिस हैं, 2 काज लिस्टें लगती हैं, तो अब तो दोनों चीफ जस्टिस इनके लगाए हुए हैं। दोनों सुप्रीम कोर्ट्स इनकी बनाई हुई है। अभी माशाल्लाह 15-16 और जज आ जाएंगे, वो भी इनके होंगे। तो अब वो 9 मई का उधर वो करवाएं और इसको खत्म करें, एक एक मुजरम को सजा दिलवाएं, आगे बढ़ें। दूसरी बात झगड़ा साहब से, पीटीआई बड़ी कोशिश कर रही है अमेरिका में, डेफिनेटली कर रही है। जुल्फी बुखारी साहब कह रहे हैं मेरे ट्रंप की दामाद और बेटी से मैं राब्ते में हूँ, मेरी बल्कि एक मुलाकात भी हो चुकी है, और एक इमरान खान के कज़न जो हैं वो भी मिल चुके हैं ट्रंप साहब की बहू से, और एक 3 पाकिस्तानी उन्होंने डिनर भी दिया फ्लोरिडा में ट्रंप साहब को, और सारा कुछ बताया, और वो हो रहा है। और ये जो है ये हम इससे सारे मुस्तफ़ीद हुए हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, अब और आप पीटीआई। अगर मेरा भट्टी साहब से बार सवाल ये है कि ये जितना ट्रंप कर रहे हैं, झगड़ा साहब तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें ट्रंप से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन कल को खान साहब को कोई भी रिलीफ मिला तो इन्होंने तो खुद उसके ऊपर शक के जो है वो बीज बो दिए हैं कि जनाब ये जो भी ठंडी हवा आ रही है अमेरिका से रही है। हाँ, नहीं, वो इस पे तो यानी झगड़ा साहब की, अब मुझे नहीं पता कि अपना ट्विटर पार्टी का देखते हैं या अपना, इमरान खान ने ये ज़रूर कहा है कि मेरा रिहाई अमेरिका से नहीं होगी, पाकिस्तानी अदालतों से होगी। हाँ, इमरान खान ने से, लेकिन बाकी सारे सर वो वहाँ पे शहबाज गिल क्या कर रहा है बैठ? नहीं, वो वहाँ पे जुल्फी बुखारी क्या कर रहा है? अच्छा, अब मज़े की बात है कि जब ये सारे, मैं उस दिन मुशाहिद साहब वो एक हिस्ट्री बता रहे थे कि जिस तरह जब सखर जेल में बेनज़ीर भुट्टो थी, अमेरिका से एक फ़ोन आया, लंदन चली गई, और उसके अलावा बेनज़ीर भुट्टो को पावर ऑफ ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, फ़ोन आया पावर ट्रांसफ़र। नवाज शरीफ जो जद्दा सरूर पैलेस गए थे, पीछे अमेरिका था, और इसके अलावा कोलन पॉल, रेमंड डेविस, अमेरिका का, यानी अमेरिका से फ़ोन आ गया, हमारी क्या औकात, हमारी क्या हैसियत, हम तो IMF के आगे। लेकिन बहरहाल इमरान खान तक तो ये बात ठीक है कि वो कह रहे हैं कि हम अदालतों से रिहाई, और अदालतों से ही होनी चाहिए। लेकिन इसमें ये अगर कोई कहे कि नहीं ट्रंप से हमें कोई उम्मीद नहीं, भंगड़े लुडियाँ डाल रहे हैं, और ये अगर कोई कहे कि कोशिश नहीं हो रही, लॉबिंग हो रही है, फंडिंग हो रही है, डिनर हो रहे हैं, और पाकिस्तानी बहू रानी से मुलाकातें हो रही हैं। बहू रानी, दूसरा वो दामाद साहब, और तीसरा ट्रंप साहब से खुद मुलाकात इलेक्शन से पहले 2 मरतबा हो चुकी है जी। तो वो ट्रंप जो है वो उनको ग्रेट एथलीट भी कहता है, तो वो तो ये वैसे झगड़ा साहब, वैसे ही मुझे ना किसी ने ये मैसेज किया, ये जब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीता, और तब से मैं देख रहा था कि आपके ख़ास तौर पे जो आउटसाइड पाकिस्तान जितने एसेट्स हैं, एसेट से मुराद आपके रहनुमा जो मुख्तलिफ वहाँ पे हैं, एसेट लफ्ज़ गलत है, सपोर्टर्स नहीं, मैं आपके रहनुमाओं की बात कर रहा हूँ। वो भी एसेट्स नहीं, एसेट होता है जो इंटेलिजेंस है ना, you're also an नहीं जी, मैं तो एसेट होता तो इलेक्शन ना हारता।
आप कैबिनेट में होते हैं सर। एसेट टेक्निकल लफ्ज है जो कोई इंटेलिजेंस एजेंसी रहनुमा मुख्तलिफ रहनुमा ये जितनी मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे, लॉबिंग कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, इतनी मेहनत अगर आपने पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामला ठीक करने पे लगा दी होती तो वो ना हो जाती। मंसूर नहीं, दो चीज़ें यार। देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली रियलिस्टिक बात करूँ। जब मैं कहता हूँ कि मुझे ट्रंप से कोई उम्मीद नहीं है, एक्चुअली नहीं है। और अगर कोई गलत तरीके से किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट को फ्रेम कर रहा है, गलत कर रहा है। हाँ, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है, पहली बार उसकी वोट की एक सिग्निफिकेंस थी, उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया। ये एक हकीकत है, मैं खुद 16 साल बाहर रहा हूँ, ठीक है, कि पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी 99% इमरान खान को सपोर्ट करती है। पहली बात। दूसरी बात, जहां तक एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात है, देखिए मेरे ख्याल में तो ये अपॉर्चुनिटी एक्चुअली ये है कि वाकई जो सारे पावर होल्डर्स हैं, और उसमें मैं ये कर देता हूँ, गवर्नमेंट, ऑपोजिशन, एस्टैब्लिशमेंट, जुडिशरी, कि हम एक रीसेट करें। We have to go beyond our current positions, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो कुछ ठीक नहीं होगा। आप तारीख में कोई भी मूवमेंट ले लें, ये फाइनल कॉल टाइम खत्म हो गया। एक जुमला देखें, बाइडन की जो मुदाखलत थी वो गैर शरई थी, ट्रंप की शरई होगी। बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब, तैमूर झगड़ा साहब, राना एहसान अफजल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।